छात्रों, आज हम काव्य शास्त्र के नए विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व हम काव्य का अर्थ, काव्य की परिभाषाएं और काव्य के स्वरूप को देख चुके हैं। आज का हमारा शीर्षक है काव्य प्रयोजन। इसके अंतर्गत आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर काव्य रचना का प्रयोजन क्या होता है। आखिर काव्य क्यों लिखा जाता है, इसके लिखने की आवश्यकता क्या है, इसका क्या उद्देश्य होता है, आदि विविध बिंदुओं को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। काव्य मानव के परिष्कृत मन की उपज है, अतः संसार को अन्य वस्तुओं की भांति उसका सृजन भी सोद्देश्य होता है। यही उद्देश्य काव्य का प्रयोजन कहलाता है और इसी प्रयोजन से प्रेरित होकर वह काव्य लिखता है। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रणेताओं ने इन प्रयोजनों को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा है। काव्यशास्त्र में इनकी एक सुदीर्घ परंपरा रही है। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है और साहित्य का जीवन से अभिन्न संबंध है। इसलिए जीवन की प्रेरणा ही साहित्य की प्रेरणा है। भारतीय मनीषियों ने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को जीवन का उद्देश्य बताया है। इसलिए काव्य सृजना के पीछे काव्य शास्त्रियों का प्रयोजन भी इसी चतुर्वर्ग की सिद्धि रहा है। कहने का आशय है कि काव्य की प्रेरणा जीवन है और जीवन के लिए चतुर्वर्ग की प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य बताया है। इस लिहाज से काव्य का उद्देश्य या प्रयोजन भी यही होना चाहिए। फिर भी विद्वानों के अपने अपने मत हैं और आज हम उनके मतों को जानने का प्रयास करेंगे। संस्कृत के आचार्यों एवं हिंदी के विद्वानों आदि सभी ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिए गए मतों का हम अध्ययन करेंगे कि वे किस प्रकार से काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। आदि आचार्य भरत मुनि से लेकर अब तक सभी आचार्यों ने किसी न किसी रूप में काव्य प्रयोजन पर विचार किया है।
इन पर संक्षेप में निम्न प्रकार किया जा सकता है। सबसे प्राचीन आचार्य भरत मुनि को माना जाता है और भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाटक के प्रयोजनों पर विचार करते हुए लिखा है कि धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेशे जननम नाट्यमेतद भविष्यति। अर्थात धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि को बढ़ाना, संसार को उपदेश देना, ये सभी नाटक के उद्देश्य हैं और यही काव्य के ही उद्देश्य हैं। क्योंकि उस समय काव्य और नाटक और काव्य एक ही माना जाता था। इसके पश्चात अब हम आचार्य भामा के विचारों को देखेंगे। आचार्य भामा ने कवि एवं पाठक को आधार मानकर काव्य रचना का प्रयोजन बताया है। उन्होंने लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचछन्यम कलासु च करोति प्रीतिम कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है। आचार्य भामा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में निपुणता, कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। इसके बाद आचार्य वामन की विचारों को देखेंगे। आचार्य वामन ने कर्ता की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। वामन के अनुसार काव्य रचना के दो प्रयोजन हैं। प्रथम दृष्ट प्रयोजन और द्वितीय अदृष्ट प्रयोजन। दृष्ट प्रयोजन में आनंद अथवा प्रीति की प्राप्ति होती है और अदृष्ट प्रयोजन में कीर्ति अथवा यश की प्राप्ति होती है। उन्होंने लिखा है कि काव्यम सदृष्ट दृष्ट्यार्थ प्रीतिम कीर्तिम हेत्वात्। अर्थात प्रीति और कीर्ति को प्राप्त करना काव्य का हेतु होता है। इसके पश्चात अब हम आचार्य रुद्रट की परिभाषा को जानेंगे कि आचार्य रुद्रट ने इस विषय में क्या कहा है। आचार्य रुद्रट ने काव्य प्रयोजन का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वर्णन किया है। रुद्रट के समय में काव्य साधना किसी नायक के चरित्र पर आधारित होती थी, इसीलिए वह कवि तथा वर्णनायक के यश को काव्य का प्रयोजन बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि ज्वल ध्वज्जल वाक्य प्रसरा सरसम कुर्वन् महाकवि काव्यम
स्फुट महाकल्प मनल्प्यम प्रतनोति यशा परस्मापि, अर्थात अलंकारों के कारण दैदीप्यमान और दोषों के न होने के कारण निर्मल रचना का निर्माता महाकवि सरस काव्य की रचना करता हुआ अपने तथा नायक के प्रत्यक्ष युगों युगों तक रहने वाले यश का विस्तार करता है। इससे स्पष्ट है कि रुद्रट ने काव्य का प्रयोजन यश का विस्तार माना है। वह स्वयं कवि के और चरित्र नायक के यश का विस्तार मानता है। इसके बाद अब हम आचार्य मम्मट की परिभाषा को देखेंगे। इस संबंध में आचार्य मम्मट को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में लिखा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतरक्षते सद्या पर निर्वत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। उनके अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं। सबसे पहला प्रयोजन यश प्राप्ति। यश प्राप्ति की इच्छा अत्यंत स्वाभाविक है। ये कवियों तथा साहित्यकारों पर भी चरितार्थ होता है। वे काव्य रचना द्वारा यश प्राप्त करते हैं। अतः मम्मट ने यश प्राप्ति को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। दूसरा प्रयोजन है धन प्राप्ति। जीवन में धन का विशेष महत्व है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने धन के लिए ही राज दरबारों में आश्रय ग्रहण किया था। इसलिए दूसरा प्रयोजन धन की प्राप्ति है और तीसरा प्रयोजन व्यवहार ज्ञान है। आचार्य मम्मट ने व्यवहार ज्ञान को भी काव्य का प्रयोजन माना है। रामायण आदि महाकाव्यों के अनुशीलन से पाठकों को व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। संस्कृत का बहुत सा साहित्य इसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर लिखा गया है। चौथा प्रयोजन श्वेतरक्षते माना गया है, अर्थात श्वेतर अर्थात अमंगल का नाश करने वाला। काव्य अमंगल का विनाश करता है और कल्याण करता है। आचार्य मम्मट ने 5वां प्रयोजन आनंद की प्राप्ति माना है। काव्य का रसास्वादन करने से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। काव्य की रचना करके कवि को भी इसी आनंद की प्राप्ति होती है। आचार्यों ने इसीलिए इस प्रयोजन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए सकल मौलिभूतम प्रयोजन कहा है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन के इसी क्रम में 6ठा प्रयोजन कांता सम्यक उपदेश को माना है। काव्य प्रियतमा के समान मधुर उपदेश देने वाला होता है। जिस प्रकार से प्रेयसी मधुर हाव भाव के द्वारा मुग्ध करके पुरुष को अपनी इच्छा के अनुसार नीति मार्ग पर ले जाती है, उसी प्रकार से काव्य भी मधुर कथा के द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से आज हमने काव्य के प्रयोजनों को समझा। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।